गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम भारत की खोज पुस्तक में आज का टॉपिक पढ़ेंगे चंद्रगुप्त और चाणक्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना। भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार धीरे धीरे हुआ। मूल रूप में यह क्षत्रिय आंदोलन था और शासक वर्ग तथा पुरोहितों के बीच संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता था। पश्चिमोत्तर प्रदेश पर सिकंदर ने आक्रमण से इस विकास को आगे बढ़ाने में मदद मिली और दो ऐसे विलक्षण व्यक्ति सामने आए जिन्होंने बदलती हुई परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल लिया। ये थे चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मित्र, मंत्री और सलाहकार चाणक्य। इन दोनों का मेल बहुत कारगर साबित हुआ। दोनों मगध के उस शक्तिशाली नंद साम्राज्य से निकाल दिए गए थे जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र आधुनिक पटना थी। दोनों पश्चिमोत्तर प्रदेश में तक्षशिला गए और उन यूनानियों के संपर्क में आए जिन्हें सिकंदर ने वहां नियुक्त किया था। चंद्रगुप्त की भेंट खुद सिकंदर से हुई थी। तो बच्चों, हमने ये जाना कि चंद्रगुप्त और चाणक्य कौन थे। ये दोनों निकाले गए व्यक्ति थे। कहाँ से? पाटलिपुत्र से निकाल दिए गए थे। इनको निकाल दिया था मगध के उस समय के तात्कालिक सम्राट नंद ने। नंद साम्राज्य से इनको निकाल दिया गया था और वो राजा था, घनानंद नाम था उसका। आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने राष्ट्रीयता का पुराना पर चिर नवीन नारा बुलंद करके विदेशी आक्रमणकारी के विरुद्ध लोगों को उत्तेजित किया। यूनानी सेना को खदेड़कर तक्षशिला पर अधिकार कर लिया। राष्ट्रीयता की पुकार सुनकर बहुत से लोग चंद्रगुप्त के साथ हो गए और उन्हें साथ लेकर चंद्रगुप्त पटना तक पहुंच गया। सिकंदर की मृत्यु के 2 ही वर्ष में उसने पाटलिपुत्र पर अधिकार करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। लिखित इतिहास में पहली बार एक विराट केंद्रीय राज्य की स्थापना हुई। पाटलिपुत्र इस महान साम्राज्य की राजधानी थी। तो बच्चों, आपने जाना कि चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र पर हमला किया और उसको जीत लिया, नंद वंश का अंत कर दिया। पाटलिपुत्र यानी पटना, और ये कौन सा देश था? मगध देश कहा जाता था उस समय। मगध देश की राजधानी थी पटना और पहली बार विशाल भारतीय साम्राज्य की स्थापना हुई। आगे, यह नया राज्य कैसा था? सौभाग्य से हमें इसका पूरा ब्यौरा मिलता है, भारतीय भी और यूनानी भी। एक विवरण सेल्यूकस के मेघ के राजदूत मेगास्थनीज ने छोड़ा है और दूसरा है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो कहीं अधिक महत्वपूर्ण राजनीति शास्त्र है और उसी समय की रचना है। कौटिल्य चाणक्य का ही दूसरा नाम है। वह हर दृष्टि से बड़ा आदमी था, बुद्धिमानी में भी और कर्मठता में भी। इस युग के बारे में एक प्राचीन भारतीय नाटक है मुद्रा राक्षस। इस नाटक में चाणक्य की तस्वीर उभरती है, साहसी और षड्यंत्री, अभिमानी और प्रतिशोधी, जो न कभी अपमान को भूलता है न अपने लक्ष्य को ओझल होने देता है। दुश्मन को धोखा देने और पराजित करने के लिए वह हर तरीके का इस्तेमाल करता है। वह साम्राज्य की बागडोर हाथ में संभाले रहता है और सम्राट को स्वामी की तरह नहीं बल्कि एक प्रिय शिष्य की तरह देखता है। अपने जीवन में वह सादा और तपस्वी है। ऊंचे पदों की शान शौकत में उसकी दिलचस्पी नहीं है। जब वह अपनी शपथ पूरी कर लेता है और अपने उद्देश्य में सफल हो जाता है तो सेवानिवृत्त होकर चिंतन मनन का जीवन बिताना चाहता है। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए शायद ही कोई ऐसी बात रही जिसे करने में चाणक्य को किसी प्रकार का संकोच होता। तो बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है उस जानकारी के मुख्य स्रोत हैं 2। एक तो मेगास्थनीज ने जो विवरण छोड़ा है जो कि सेल्यूकस का राजदूत था, और दूसरा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। नाम का अर्थशास्त्र है राजनीति शास्त्र, और कौटिल्य का ही दूसरा नाम चाणक्य है। और इसके बाद फिर एक नाटक लिखा गया था मुद्रा राक्षस। कौन सा नाटक? मुद्रा राक्षस। ये जो नाटक है
इस नाटक में उल्लेख किया गया था कि चाणक्य का व्यक्तित्व कैसा था, वो हमने इस पूरे पैराग्राफ में पढ़ा। आगे जानते हैं। चाणक्य के अर्थशास्त्र में व्यापक स्तर पर अनेक विषयों पर लिखा गया है। उसमें शासन के सिद्धांत और व्यवहार के लगभग सभी पहलुओं पर विचार किया गया है। इसमें चंद्रगुप्त की विराट सेना का विस्तार से वर्णन किया गया है। चाणक्य का कहना है कि केवल संख्या से कुछ नहीं होता है, अनुशासन और उचित नेतृत्व के अभाव में वे बोझ बन जाते हैं। इसमें रक्षा और किलेबंदी के बारे में भी बताया है। मतलब अर्थशास्त्र में हमने बहुत सारी बातें जानी, जिसमें ये भी कहा कि विराट सेना से कुछ नहीं होता है, उसमें अनुशासन होना चाहिए, संख्या भले ही कम हो। आगे पुस्तक में चर्चित अन्य विषयों में व्यापार और वाणिज्य, कानून और न्यायालय, नगर व्यवस्था, सामाजिक रीति रिवाज, विवाह और तलाक, स्त्रियों के अधिकार, कर और लगान, कृषि, खानों और कारखानों को चलाना, दस्तकारी, मंडियाँ, बागवानी, उद्योग धंधे, सिंचाई और जलमार्ग, जहाज और जहाजरानी, निगमें, जनगणना, मत्स्य उद्योग, कसाई खाने, पासपोर्ट और जेल सब शामिल हैं। इसमें विधवा विवाह को मान्यता दी गई है और विशेष परिस्थितियों में तलाक को भी। तो तात्पर्य कहने का कि अर्थशास्त्र पुस्तक में कोई भी विषय ऐसा लगता नहीं कि जो छूट गया हो, सबके बारे में लिखा गया था। आगे अपने राज्याभिषेक के समय राजा को इस बात की शपथ लेनी पड़ती थी कि वह प्रजा की सेवा करेगा। उसका सुख उसकी प्रजा के सुख में है, उसकी खुशहाली में है। वह उसी को अच्छा समझेगा जो उसकी प्रजा को अच्छा लगेगा, उसे नहीं जो खुद को अच्छा लगे। यदि राजा उत्साही होगा तो प्रजा समान रूप से उत्साही होगी। सार्वजनिक काम राजा की मर्जी के मोहताज नहीं होते हैं, उसे खुद हमेशा इनके लिए तैयार रहना चाहिए। यदि कोई राजा अनीति करता है तो उसकी प्रजा को अधिकार है कि उसे हटाकर किसी दूसरे को उसकी जगह बैठा दे। फिर आगे जानते हैं अशोक कौन था। तो अभी हमने पढ़ा चंद्रगुप्त के बारे में, और चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य का पहला राजा था और उसी वंश का एक महान सम्राट हुआ अशोक। तो आखिर अशोक क्यों महान हुआ, आइए जानते हैं। 273 ईसा पूर्व में अशोक इस महान साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। इससे पहले वह पश्चिमोत्तर प्रदेश का शासक रह चुका था, जिसकी राजधानी विश्वविद्यालय की नगरी तक्षशिला थी। उस समय साम्राज्य के भीतर भारत का बहुत बड़ा भाग आ गया और उसका विस्तार मध्य एशिया तक हो चुका था। केवल दक्षिण पूर्व और दक्षिण का एक भाग उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आ पाए थे। संपूर्ण भारत को एक शासन व्यवस्था के मातहत इकट्ठा करने के पुराने सपने ने अशोक को प्रेरित किया और उसने तत्काल पूर्वी तट के कलिंग प्रदेश को जीतने की ठान ली। कलिंग के लोगों के बहादुरी से मुकाबला करने के बावजूद अशोक की सेना जीत गई। इस युद्ध में भयंकर कत्लेआम हुआ। जब इस बात की खबर अशोक को मिली तो उसे बहुत पछतावा हुआ और युद्ध से विरक्ति हो गई। बुद्ध की शिक्षा के प्रभाव से उसका मन दूसरे क्षेत्रों में विजय हासिल करने और साहसिक काम करने की ओर घूम गया। तो बच्चों, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अशोक को युद्ध से विरक्ति कब हुई थी। तो इसका उत्तर है जब उसने कलिंग पर हमला किया था और वहाँ भयंकर कत्लेआम हुआ था। कलिंग राज्य आधुनिक भारत का उड़ीसा राज्य है और वह भारत के कब्जे में नहीं था उस समय, यानी अशोक के कब्जे में नहीं था, और उसको कब्जे में करने के लिए युद्ध किया जिसमें भयंकर कत्लेआम हुआ और उससे अशोक का मन इतना द्रवित हो गया कि उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। आगे अशोक के विचारों और कर्मों के बारे में हमें फरमानों से जानकारी मिलती है जो उसने जारी किए और जो पत्थर और धातु पर खोदे गए। ये फरमान पूरे भारत में फैले हैं और अब भी मिलते हैं। कलिंग को साम्राज्य में मिलाए जाने के ठीक बाद ही महामहिम सम्राट ने धर्म के नियमों का उत्साहपूर्वक पालन किया। उन नियमों के प्रति प्रेम और उसको धर्म को अंगीकार करना आरंभ कर दिया। उनके एक फरमान में कहा गया है कि अशोक अब आगे किसी प्रकार की हत्या या बंदी बनाए जाने को सहन नहीं करेगा। कलिंग में मरने और बंदी बनाए जाने वाले लोगों के 100वें 1000वें हिस्से को भी नहीं। सच्ची विजय कर्तव्य और धर्म पालन करके लोगों के हृदय को जीतने में है। देखिए किस तरीके से अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था। फरमान में आगे कहा गया है कि इसके अलावा यदि कोई उनके साथ बुराई करेगा
तो उसे भी जहाँ तक संभव होगा महामहिम सम्राट को झेलना होगा। महामहिम सम्राट की यह आकांक्षा है कि जीव मात्र की रक्षा हो, उनमें आत्मसंयम हो, उनके मन को शांति और आनंद प्राप्त हो। इस अद्भुत शासक ने, जिसे आज भी भारत और एशिया के बहुत से दूसरे भागों में प्यार से याद किया जाता है, अपने आप को बुद्ध की शिक्षा के प्रचार में, नेकी और सद्भाव के काम में तथा प्रजा के हित के लिए सार्वजनिक कार्यों के प्रति समर्पित कर दिया। उसने ऐलान कर दिया था कि वह इनके लिए हमेशा तैयार है। हर स्थान पर और हर समय सरकारी कर्मचारी जनता के कार्यों के बारे में उसे बराबर सूचना देते रहें। चाहे जिस समय और जहाँ भी हो, वह लोक हित के लिए अवश्य काम करेगा। तो बच्चों, हमने ये जाना कि अशोक केवल भारत में ही नहीं, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में भी उसको प्यार करने वाले, पसंद करने वाले लोग हैं, क्योंकि उस सच में इतना अच्छा गुणवान राजा था कि निश्चित रूप से लोग उसको पसंद करते हैं। खुद कट्टर बौद्ध होने पर भी उसने दूसरे धर्मों का बराबर आदर और महत्व दिया। अशोक बहुत बड़ा निर्माता भी था। उसने अपनी कुछ बड़ी इमारतों को बनाने में मदद के लिए विदेशी कारीगरों को रख छोड़ा था। यह नतीजा एक जगह इकट्ठे बने स्तंभों के डिजाइन से निकाला गया है, जो पर्सिपोलिस की याद दिलाते हैं। लेकिन इस शुरू की मूर्तिकला और दूसरे अवशेषों में भी भारतीय कला परंपरा की विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। 41 साल तक अनवरत शासन करने के बाद ईसा पूर्व 232 ईस्वी में अशोक की मृत्यु हो गई। H.G. वेल्स ने अपनी आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री ने उसके बारे में लिखा है कि बादशाहों के दसियों हजार नामों में, जिनमें इतिहास के पृष्ठ भरे हैं, जिनमें बड़े बड़े राजे, महाराजे, शहंशाह और नामी गिरामी शासक शामिल हैं, अशोक का नाम अकेला सितारे की तरह चमक रहा है। बोल्गा से जापान तक आज भी उसका नाम आदर से लिया जाता है। बच्चों, जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म का प्रभाव है, बोल्गा नदी जो रूस में है और जापान जो कि पूर्वी एशिया का हिस्सा है, इस पूरे एरिया में बहुत सारे बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। और बौद्ध धर्म के लोग अशोक के हमेशा ही आभारी रहेंगे, क्योंकि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में, विस्तार में जो योगदान अशोक ने किया था वो अतुलनीय है। बहरहाल, इस वीडियो में हमने जाना कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। हमने ये जाना कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त और चाणक्य थे, और उसी साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन हुआ, अशोक के बारे में जाना। तो इस वीडियो में आपके लिए एक प्रश्न है। प्रश्न ये है कि कौटिल्य की पुस्तक का क्या नाम था? कौटिल्य की पुस्तक का क्या नाम था और उसमें किन विषयों का उल्लेख किया गया है, या उसमें किन किन विषयों को शामिल किया गया है? तो जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा था, ये पुस्तक में चर्चित अन्य विषयों में व्यापार और वाणिज्य, ये वाले पैराग्राफ से संबंधित आप उत्तर लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, शेष हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे।